नमस्ते बच्चों। नमस्ते। आज हम लोग दोहे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, है ना। अच्छा, इससे पहले भी तो अलंकार हम पढ़ चुके हैं ना। अलंकार से तो आप परिचित हो। पाठ 4 में, हाँ पाठ 4 में तो हमने पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग 8 शुरू करते हैं। यहाँ है उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अलंकार। ठीक है। आप पहले जरा परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण, मतलब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उपमेय उपमान, उपमा अलंकार जरा पलट के देखिए क्या बताया गया। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। ठीक है। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो सभी। अंधेरे में बैठने का मतलब है कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। तो जहाँ उपमेय उपमान लिखा हुआ है वहाँ पर एरो लगाकर आप लिख लीजिए, तो वरना उपमेय उपमान आपके प्रयोग की भाषा नहीं है, पढ़ते समय आपको दिक्कत आएगी। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, लिखिए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। कोई एक उदाहरण बताइए तो। साधारण, जैसे विशेषण विशेष्य हम पढ़ते हैं ना। तो विशेषण विशेष्य में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, आपको बताना होता है। ऐसे ही यहाँ उपमेय और उपमान है। तो उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। चेहरा चांद के जैसा है। इसमें उपमेय क्या हुआ? सिंपल सी बात बोलते ही नहीं हो, इतना लंबा क्यों चले जाते हो? चेहरा चांद जैसा। यहाँ उपमेय उपमान बता दो। उपमेय क्या है? उपमेय चेहरा, उपमान चांद। समझ गया? जिससे किसी की तुलना की जाए। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार अब कैसे पहचानोगे? उसके लक्षण हैं। मानो, मनु, जनु, मनो, जानो, जनहु, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहानियों में तो अलंकार नहीं मिलते हैं, वहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दोहा या कविता ही होना है। ठीक है।
उपमा अलंकार में जब हम तुलना करते हैं तो क्या शब्द का प्रयोग करते हैं वह? कैसे पहचानते हो कि ये उपमा अलंकार है? बोलो। नहीं, उपमा अलंकार में ये नहीं होता है। सर्प सरीखी, सर्प सरीखी, सा से सी सरीखी, इस तरह से, ठीक है, जैसी। तो यहाँ उपमान में, कल्पना में मनो जनो जो आपने यहाँ पढ़ा उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, समझ में आ गई है बात? जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण क्वालिटी देखकर या किसी वस्तु को देखकर किसी चीज़ की आपको याद आती है, आप उसके बारे में बात करते हो या आप उसको कंपेयर करते हो, ठीक है, कंपेयर करते हो, तो कैसे उसमें कौन सा वर्ड डालते हो कंपेयरिंग के लिए? वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया है कि नहीं, ये बोलो। मतलब किसी चीज़ की तुलना किसी के साथ क्यों की जाएगी? या तो उसकी सूरत उसके जैसी है, वो देखने में वैसा लग रहा है, या तो उसके गुण मिलते हैं, ठीक है ना, या तो सूरत मिलती है या तो गुण मिलते हैं, तभी हम दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न 1 को देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। सोहत ओढ़े, आपने उदाहरण पढ़ लिया, परिभाषा आपको मैंने बता दिया, अभी यहाँ पढ़ के आपको ढूंढना है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गार, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। ये तो पता लग गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ कहाँ पर कौन से शब्द को हम पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसको पकड़े? मनो, जैसे कि किसकी किससे तुलना की गई है? कृष्ण के काले शरीर की और नीलमणि पर्वत की, है ना। तो मनो को अंडरलाइन करो। कृष्ण का काला शरीर सूर्य की सुनहली किरणों से ऐसा लग रहा है कि ये नीलमणि पर्वत हो जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। संभावना यहाँ क्या हुई? संभावना क्या है यहाँ? कृष्ण के काले शरीर पर सूर्य की सुनहली किरणें पड़ रही हैं। अब क्या संभावना है, बोलो। संभावना क्या है? ये शरीर किसके जैसी लग रही है? नीलमणि पर्वत के जैसे, ठीक है। संभावना में नीलमणि पर्वत है। नीलमणि पर्वत और पीला वस्त्र क्या है? सूर्य की रोशनी, इसकी संभावना की गई है, एक दृश्य उत्पन्न किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। आदमी जब बहुत क्रोधित हो जाता है तो गुस्से से उसका शरीर कांपने लग जाता है। सीधा सा अर्थ यहाँ ये है।
मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। हवा के शोर से, हवाएं जब चलने लगती है ना, तेज हवाएं, तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो शांत सागर में हवाओं की वजह से हलचल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मनुष्य भी शांत रहता है, लेकिन कोई वजह ऐसी हो जाती है कि क्रोधित हो जाता है और उसका शरीर गुस्सा के मारे कांपने लग जाता है। तो यहाँ किस चीज की संभावना की गई है क्रोधित मनुष्य में? क्रोधित मनुष्य में क्या संभावना, संभावना छोड़ दो, कल्पना, क्या कल्पना की गई है? संभावना शब्द आपको बहुत फेमिलियर नहीं लग रहा है, आप कल्पना, कल्पना बताइए। जैसे शांत सागर जग गया हो, ठीक है ना, शांत सागर में हलचल मच गया हो। चलो लिखते हैं। लिखिए, प्रस्तुत दोहे में क्रोध से कांपते शरीर में, क्रोध से कांपते शरीर में हवा के वेग से, हवा के वेग से मतलब जोर से, हवा के वेग से सागर के तूफान, सागर के तूफान, क्या कहीं पर नुक्ता का प्रयोग होगा? हा के नीचे तूफान, तूफान की कल्पना के कारण, की कल्पना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत क्या लिखवाया था मैंने शुरू में? प्रस्तुत, हाँ, प्रस्तुत दोहे में, अच्छा जो लिख चुके हो वो बोलो ना, जो लिख चुके हो वो बोलो। सुनो, किसी को लिखना है तो ऐसे बोलोगे तो कैसे लिखेगा? मैं ऐसे लिखवाती हूँ आपको, तब ऐसे बोलो, तो 2-3 टुकड़ों में बोलो ना, ताकि लिखने वाला लिख सके।
छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा समय लेकर लिखो, लेकिन लिखो। लिख लिए? मानो शब्द का प्रयोग इस अलंकार की पुष्टि भी कर रहा है। मानो शब्द का प्रयोग इस अलंकार की पुष्टि भी कर रहा है। लिखा गया? सबने लिखा? जरा फिर से पढ़ के सुना दीजिए। पढ़िए। आगे एक दो बार पढ़ के जरा ध्यान से पढ़िए उसको, ठीक है? एक दो बार जरा उच्चारण करके ध्यान से पढ़िए तो। सबने पढ़ा? चलो आगे बढ़े। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन कहते हैं मेहमान को, ठीक है? या घर के दामाद को भी पाहुन कहने का रिवाज है। तो पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। शहर के आदमी जब गांव में जाते हैं तो उनका रूप रंग उनसे अलग होता है ना? पहचान में आ जाते हैं कि ये शहर के आदमी है वेशभूषा पहनावा के कारण। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पाहुन जैसे आए हो गांव में शहर से, बादलों को देखकर कह रहे हैं। मेहमान का क्या मतलब है कि कोई भी आकर आपके यहाँ ठहर ही नहीं जाएगा। मेहमान आया है तो
चला जाएगा। ठीक है, तो बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं हो जाते, होते हैं क्या? कुछ मौसम में तो बादल नज़र ही नहीं आते। जेठ के महीने में बादल दिखा है कभी किसी को? कभी नहीं। अगर प्रकृति में कोई उठापटक हलचल ना हो गई हो तब तक नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन गर्मियों में बादल नहीं दिखता है। अब बादल किस मौसम में दिखेगा? अभी जो मौसम है, और ये कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं है, मौसम आता है जाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल ऐसे बन ठन के आए हैं जैसे कि शहर का कोई मेहमान गांव में आया है। बादलों का बना ठना होना कि बादल कभी कभी सफ़ेद बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, कभी रुई के समान लगते हैं, उनमें बहुत सारी आकृति दिखाई देने लगती है, कभी पानी से भरा हुआ बिल्कुल काला डरावना बादल भी दिखाई देता है। तो इन बादलों को देखकर कवि कहते हैं कि ये तो ऐसे अपना रूप रंग संवार के बना के आ रहे हैं जैसे गांव में कोई शहर का मेहमान आया। तो यहाँ ज्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम जो बात कर रहे हैं उससे अलग किसी और चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा इसी का नाम है। ठीक है ना, हम जो सामने देख रहे हैं उसके पीछे हम किसी और चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। लिखिए, गांव में बादलों के आने से, गांव में बादलों के आने से सजे धजे शहरी मेहमान की कल्पना की गई है। सजे धजे शहरी मेहमान की कल्पना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों शब्द, एकल उद्धरण चिन्ह लगा के लिखना, ज्यों शब्द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इस अलंकार की, ज्यों शब्द से इस अलंकार की पुष्टि हो रही है। एक बार बोलो, लिखे जो लिख चुके हो ठीक से एक बार बोलो आराम से, ताकि सभी अपना मिला भी लें और छूटा हो तो लिख भी लें। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? चलो बोलो ना, रिपीट करो। ज्यों
शब्द से इस अलंकार की पुष्टि हो रही है। समझ में आई है बात? बहुत साधारण अलंकार नहीं है। मुझे एक बार समझाइए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ जितने अलंकार हैं थोड़ा सा ट्रिकी हैं, सब में थोड़ी सी कठिनाई है। मुझे समझाइए। समझ में नहीं आया? और कोई? और कोई बोलो। और कोई बोलो। नहीं समझ में आया? तो मुंह से ये भी तो निकलना चाहिए ना कि समझ में नहीं आया। जहाँ परिभाषा को फिर ध्यान से देखो, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण, वहाँ कॉमा लगा दो। उपमेय में उपमान की, कॉमा, संभावना शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कल्पना की जाए। तुम ये बताओ कि कोई चीज़ देखने के बाद कोई ऐसी चीज़ के बारे में आपने सोचा है, या अभी सोचकर बताओ। जिसकी सूरत, जिसके गुण आपस में मिलते हो, उसे देखकर तुमको कोई दूसरा चीज़ याद आ जाता है, कुछ ऐसा है? हाँ? जोर से बोलो ना, इतना डर के बोलने की क्या जरूरत है, जोर से बोलो ना। क्या बोल रहे हो? ये तो पता चले कि क्या बोलना है। हाँ? इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि अपना दिमाग लगाओ, अपनी तरफ से सोचो। तुम बहुत सारी ऐसी बातें करते हो, बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं करते हो। नहीं, उदाहरण भी तो देख लो ना। उदाहरण देख लो कि एक क्रोधित आदमी का कांपता हुआ शरीर देखकर कवि ने शांत सागर में हवा के कारण उठने वाले लहरों की कल्पना कर ली है। उदाहरण देख के सोचो। ऐसा नहीं समझोगे तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अलंकार है ना, नहीं समझोगे तो आगे बढ़कर क्या करेंगे, बोलो।
आज हम यहीं तक रहते हैं। आप बताइए कि आप कैसे समझेंगे इसको। उदाहरण दीजिए, इसी उदाहरण को पढ़ लीजिए। कोई आदमी आपको शेर के समान लगने लगता है, लगता है? क्यों लगता है? उसकी शारीरिक शक्ति, आक्रामकता, दहाड़, बोलने के तरीके, शैली, स्टाइल को देखकर क्या लगता है कि ये तो शेर के जैसा लगता है। पूछते हो, शेर से हमारी आमने सामने की मुलाकात नहीं होती है, होती है क्या? हम शेर के बारे में जानते ही हैं। या चिड़ियाघर जाकर देखे हो शेरों को, है ना? तो कितना मनुष्य से कितना दूर रखने की उसको कोशिश की गई है, व्यवस्था की गई है। एक बार हमने बड़ा शोर सुना था ना कि पेड़ पर चढ़कर कोई शेर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और गिर गया शेर के सामने ही। सुने थे? और फिर शेर भी बहुत डरता रहा, झिझकता रहा, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था। तो शेर को हम जानते हैं, किसी को हम बंदर बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं? बंदर क्यों बोल देते हैं? कैसी हरकत? हरकत का नाम बोलो। जैसे वो बहुत नटखट है, ठीक है ना? आप वीडियोस देखते होंगे, बंदर भी आपने देखा है क्या? चिड़ियाघर में बंदर भी दिखा होगा, दिखा है। लेकिन चिड़ियाघर के बंदर भी उतने फुर्तीले नज़र नहीं आते, क्योंकि वही थोड़ी सी जगह है उनके पास और बहुत बोरिंग रूटीन है उनका। यहाँ से कूद के वहाँ चले जाओ, वहाँ से कूद के फिर यहाँ आ जाओ। ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई डाली, बस वो नेट पर घूमते रहते हैं। कोई बादाम खिला देता है तो दौड़ के आके ले लेते हैं, बस इतना ही काम है, ठीक है। लेकिन उसको बोलो। पीछे दौड़ने लगा, वाह। हाँ, क्या होता है? हाँ, हाँ, तो इस तरह आदमी जब बंदरों के समान हलचल वाली हरकत करने लग जाए तो कहीं एकदम बंदर हो, कभी तो चैन से रहो, है ना? बंदर की बात, ये बात जरूर होती कि कभी तो चैन से रहो, बंदरों के समान क्यों करते रहते हो? आदमी को बंदर क्यों कहा गया? क्योंकि बंदर नहीं कहा गया, आदमी में बंदर की कल्पना की गई, ठीक है ना? इसलिए आदमी के व्यवहार और बंदर के व्यवहार की आपस में क्या की गई? कल्पना की गई। आदमी के व्यवहार में बंदर के व्यवहार की कल्पना की गई। बड़ा आदमी बंदर नहीं होता। बंदर कौन होता है? बच्चे होते हैं, जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे होंगे। 10वीं क्लास तक के बच्चे बंदर हो सकते हैं, जिनको एक पल की भी चैन नहीं होती, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो हम आदमी के
व्यवहार में बंदर की कल्पना कर लेते हैं। चलो और बताओ तो ऐसे उदाहरण। अब यहाँ आदमी क्या हुआ, उपमेय हुआ कि उपमान हुआ, बंदर क्या हुआ? बोलो। ठीक है, अब अपनी तरफ से उदाहरण दो। अपनी तरफ से उदाहरण दो। देखो अभी तक 7 बच्चे क्लास छोड़कर भाग चुके हैं, और जब अटेंडेंस आएगा तो कहेंगे हम तो क्लास में थे, इस कोने में छुपे बैठे थे कि अटेंडेंस नहीं आ रहा है आपका। ये इमोजी कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है? कृष्णा वर्मा 8D क्लास में हो, मन को जरा डिसिप्लिन रखो। अभी जो पढ़ाया जा रहा है, किसी बात में कभी कोई जवाब देने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस तरह की कोई हरकत की है तो स्नैप से बंद कर दूंगी, ये बता देती हूँ। कोई क्लास नहीं कर पाओगे, खबरदार, होशियार रहना। और आज मैं तुम्हारे पेरेंट को कंप्लेन करूंगी।